बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसके द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या को भी सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इसी में हम लोगों को आगे व्यतिकरण पढ़ना था। व्यतिकरण के कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके। व्यतिकरण में जो उसका कॉन्सेप्ट होता है तरंगों का मिलना, तो किसी माध्यम के कण की क्या तीव्रता होगी, उसका क्या आयाम होगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़े थे। फिर हमने यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। YDSE क्या होता है, अच्छे से मैंने कहा था कि इसका प्रयोग को भी आप घर पे कर भी सकते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया भी था उसमें कि किसने किसने ये सर के द्वारा बताया गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया कांच को, उसमें कि किसने किसने ये सर के द्वारा बताया गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया कांच को काला पेंट करके ब्लेड से या माचिस की तीली से 2 पतली स्लिट काट लेना, बना देना, मतलब उस जगह का पेंट साफ कर देना। या कह लो आपने दिए से कोयले में अगर उसको लगाया है, कोयला पूरा बन गया, कार्बन उस पर आ गया है कांच के एक पतली सी प्लेट पे, तो कांच पारदर्शी हो तो उसको फिर माचिस की तीली से 2 पतली पतली स्लिट एकदम पास पास काटनी होती हैं। तो उसमें फिर जब आप प्रकाश डालिएगा तो बाहर फ्रिंजे बनेंगी, रात में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा। फिर मम्मी पापा को बुला लेना, दिखा देना, ये देखो YDSE एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया। तो प्यारे साथियों, इसी में कुछ चर्चा हुई थी और अच्छे से बताया भी गया था, ठीक है। और आपके सभी टॉपिक्स को क्लियर किया जा रहा है, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहीं कहीं पर देखा है भाई कि ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि पूछे मत, बहुत सारा सिलेबस जो है ना न्यूमेरिकल है ना ऑब्जेक्टिव है बच्चों के पास, ना ही सब मतलब कोई कंटेंट है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों को। कुल मिला के कॉन्सेप्ट पर फोकस ही नहीं किया जा रहा है, एक तरह से उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी। हम लोगों को सिलेबस के साथ साथ रिवीजन पर फोकस करना है। और क्योंकि अगर लंबे समय तक पिछला पार्ट छूट जाएगा, पार्ट 1 बहुत लंबे समय के लिए छूट जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। मैं अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल ईमानदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऑनलाइन में और टारगेट बोर्ड परिवार में एक पहला सेशन, मतलब पहला कह सकते हैं बैच निकल रहा है। 2023 से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, 2023 से 24 तक 11th पढ़े, फिर 24 से 25 तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें आप सभी का साथ भरपूर देखने को मिला है। एक ही उम्मीद है आप सभी से कि आने वाले समय में हम लोग कुछ बेहतर करेंगे। आने वाले समय में 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से बहुत उम्मीदें लगा करके बैठा हूँ कि हम लोग टॉपर लिस्ट में मैक्सिमम बच्चों को ले जा करके पहुंचेंगे। तो मेहनत इसीलिए चल रही है। मेहनत का ये जो प्रभाव दिख रहा है आप सभी में दिखना चाहिए। जो बच्चे अभी नहीं जगे हैं, प्लीज अभी भी समय है, उठ जाइए। अभी भी सितंबर का महीना चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत समय है, समय के लिए बहुत समय है। और जिसको सोना है, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो फिर उसके लिए कोई समय नहीं है। तो प्यारे साथियों, अभी भी खुद को बदल लो। अभी की अगर आपने अच्छी आदत डाल ली ना, तो आपकी फिर वो आदत बन जाएगी। जो बैड हैबिट्स है ना, वो दूर दूर तक नहीं रहेंगी। तो मैं चाहता हूं कि हर एक वो बच्चा अपने सपनों के लिए काम करे, अपने लक्ष्य के लिए काम करे। जो अभी 12th में है, अगर पढ़ाई करना बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर दिया, तो मैं मान रहा हूं अगर आज नहीं जगे ना, तो आने वाले समय में फिर नहीं जग पाओगे। क्योंकि ये वो उम्र है ना जहां पर खुद से प्रेरणा आती है, खुद से प्रेरित होना पड़ता है, ठीक है। आपके गुरुजी तो आपको मोटिवेशन करते ही हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं। और जब खुद से प्रेरणा होगी ना, तो आप कुछ करने के लिए काम करोगे। तो मैं चाहता हूं लाइफ में ये सोचो कि मुझे करना क्या है, वो क्या मुकाम हासिल करना है जिससे लोगों की नजरों में मेरी इज्जत बने, ठीक है। लोगों के नजरों में इज्जत केवल सरकारी नौकरी या नौकरी पाने से ही नहीं होता है कि आप सरकारी नौकरी बन गए तो इज्जत मिलती है। दुनिया में हजारों लोग, बहुत कम सीटें हैं, 0.1% सीटें ही, 2 से 3% कह सकते हैं सरकारी नौकरियां, बाकी सब लोग प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग ऊंचे ऊंचे नाम पर हैं, ठीक है। आप सरकारी पदों पर किसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट के तौर पर सरकारी साइंटिस्ट हो या प्राइवेट है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर हम लोग APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, तो उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्रदान की, है ना, भारतवर्ष को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर हम बिल गेट्स को याद रखते हैं तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया। आज हम एलन मस्क का नाम याद रखते हैं तो उन्होंने SpaceX जैसी बड़ी कंपनी को बनाया, ठीक है। तो बहुत सारे प्यारे बच्चों उदाहरण हैं जिनमें हमें बस अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने अंदर छिपे गुणों को निखारना है, जिससे हम समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। पैसा कम ज्यादा कमाना, अगर इसके पीछे भाग रहे हो तो गलत दिशा में हो। अगर कोई आपको ये प्रेरित कर रहा हो इस तरह से कि ये नौकरी पा जाओगे तो बहुत सम्मान मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये कभी अच्छा नहीं रहेगा। आपको काम करना है, बस अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना है, अर्थात पढ़ाई के लिए बस आप हमेशा से प्रेरित रहें। तो प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है। शुभ संध्या, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे साथियों का, मेरे छोटे भाई बहनों का, जो मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं और अपने गुरुजी के लिए, अपने परिवार के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोगों का लक्ष्य है उस पर बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अभी हम लोग सितंबर महीना जो चल रहा है, ठीक है, सितंबर, और सितंबर में प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 20 सितंबर तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है,
अभी भी समय है कि इसके बाद भी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग 120 दिन है, और 120 दिन बहुत होते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, 120 दिन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फरवरी देखो हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, इसमें से आप 40 दिन अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो, जिसमें केवल हम लोग गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, और 80 दिन, ठीक है, 80 दिन फिर भी सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी भी नहीं शुरुआत की है, डेली वीडियोस पे जाओ, बैकलॉग लगा हुआ है ना, वीडियोस पे जाओ, 4-4 वीडियो, 3-3 वीडियो हर एक सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है उसको उठाओ और उसको देख डालो। ठीक है, उनको देख डालो, आपको प्लेलिस्ट में पड़े हुए एक एक पार्ट अच्छे से देख डालो, स्पीड बढ़ा लो, देख डालो, नजरों से निकाल दो एक बार। बाकी मैं आपको समय समय पर मैराथन क्लास ला करके फर्स्ट पेपर के रिवाइज करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या थ्योरी के लिए मैराथन क्लास हो, और उन क्लासेस में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर लंबे समय तक आपने फर्स्ट पेपर को छोड़ दिया ना, तो फिर आप सेकंड पेपर पढ़ते तो जा रहे हो, लेकिन फर्स्ट पेपर फिर कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो उस कड़ी को हमें कमजोर नहीं होने देना है, ये हम लोगों की बात है ना, हम लोगों की स्ट्रेटेजी जो प्रॉपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। टारगेट बोर्ड से टॉपर निकलना चाहिए, ठीक है, निकलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी की मेहनत पर, आप सभी के भरोसे पर, बिल्कुल अच्छा मुझे विश्वास है कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, चलो, तो बिना किसी देरी के अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ये बातें समझ लेना थोड़ा, है ना। चलो, अच्छा, अब प्यारे साथियों, हम लोग जो पढ़े थे YDSE यंग डिवेल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ हाँ सर याद है, YDSE 1801 ईस्वी में यंग सर ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, यंग्स डिवेल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। 2 पट्टियां खींची थी, मैं उस पट्टी की जगह अगर मान लूं कि ये स्लिट बिल्कुल ऐसे, अरे भाई, ए भाई सुनो, ये स्लिट प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से थी, तो 2 पतली पतली स्लिट ऐसे, तो बिल्कुल पतली पतली स्लिट थी, एकदम छोटी, मतलब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से भी कम स्थान की, ये 2 पतली स्लिट, तो इनसे प्रकाश प्रवेश करता है। इसको उठा करके मैं ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, अगर मैं इसको उठा के ऐसे घुमा दूं तब फिगर कैसे बनेगा, और उसी के आधार पर अब आपको मैं आगे का जो एक्सपेरिमेंट है फ्रिंज की चौड़ाई निकालने का जो डेरिवेशन है उसको बताऊंगा। इसको घुमा रहा हूं, जब ऐसे घुमा दूंगा, ध्यान से देखो, ये प्लेट है, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घूम गया, ठीक, फील करो बच्चों, एकदम अच्छे से इमेजिन करो। तो आपको इस तरफ से देखने पर केवल ये 2 पॉइंट्स ही दिखाई देंगे, केवल ये 2 पॉइंट्स ही दिखाई देंगे, है ना, ये 2 होल दिखाई देंगे, और यही प्यारे बच्चों जो 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, यही हम लोगों की किताब में फिगर बना होता है। किताब में फिगर इस प्रकार का बना होता है, बुक में फिगर इस प्रकार का बना होता है, बुक में फिगर इस प्रकार से बना होता है, 2 छिद्र ऐसे, मतलब ये जो प्लेट थी ना ऐसे, आप घुमा के ऐसे, तो ये 2 जो दिख रहे हैं, ये 2 छिद्र हैं, यहाँ पे एक है S1 स्रोत बन जाता है, एक S2 स्रोत, वैसे तो स्रोत यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है, और इस स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश चल रहा है, लेकिन क्या रख देते हैं हम, इसके फोकस पर, लेंस के फोकस पर ही प्रकाश स्रोत होता है, यहां पर हम लेंस रख देते हैं, जिससे प्रकाश, निकलने वाला जो प्रकाश होता है बिल्कुल सीधी रेखा में सर चलता है, निकलने वाला प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। मैंने कहा था कि यहां पर एक तीसरा पर्दा लगा होता है, तीसरा पर्दा लगा होता है, जिसमें से क्या होता है, कुछ जगहों पर ब्लैक अर्थात डार्क, अब ऐसे बना दो, डार्क फिर व्हाइट फिर डार्क फिर व्हाइट फिर डार्क फिर व्हाइट, ऐसी ऐसी पट्टियां बनती है ना। वो कल वाला फिगर याद करो, मतलब जो इसके पहले का लेक्चर है उसको याद करो, उसके पहले के लेक्चर को याद करो बच्चों, पहले के लेक्चर को याद करो। तो मैंने कहा था ये जो फ्रिंजें बन रही हैं ब्लैक वाली, ये कौन सी है, अदीप्त फ्रिंज है, क्या है, अदीप्त, और जो ब्राइट है जैसे व्हाइट वाली, ये दीप्त फ्रिंज है, जहां पर दीप्त फ्रिंज वहां बनता है जहां संपोषी व्यतिकरण होता है, जहां संपोषी व्यतिकरण होता है वहां दीप्त फ्रिंज होता है, ठीक है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है सर, मैराथन का क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल नोट करेंगे। मैराथन में अगर क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं नोट करेंगे, अगर थ्योरी की प्रैक्टिस कराई जा रही है, डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, तो डेरिवेशन को आप अपनी रफ कॉपी में अच्छे से लिखते हुए चलेंगे। सर अभी से पढ़कर 90 परसेंटाइल ला सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, कोई हम यहाँ पर ये तो नहीं कहेंगे कि आपको हम धोखे में रखें, धोखे में रखने से मेरा कोई हित तो है नहीं, लेकिन ये बात सत्य है 90% भी आप कम सोच रहे हैं, इंसान की सोच पर डिपेंड करता है, 92-95 परसेंटाइल भी लाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए कहते ही परेशान ना हो, लेकिन वो आप पर भी निर्भर करता है। कोई गुरुजी कहीं का भी हो, कोई आपको घुल के कुछ भी नहीं पिलाएगा, बस उसका पढ़ाने का तरीका, प्रेरित करने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका, गाइड करने का तरीका ही उसे महान बना सकता है, ठीक है। बाकी मेहनत आपको ही करनी होगी। हम तरीका बता सकते हैं, वो क्वेश्चंस का लेवल बता सकते हैं जो परीक्षा में सीधे लड़ सकते हैं, ठीक है, परीक्षा में सीधे क्वेश्चन वो आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन तो आपको ही तैयार करेंगे। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक गेस्ट पेपर हम दें और उसी एक गेस्ट पेपर से सारे क्वेश्चन आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैं इतना भी अंतर्यामी नहीं हूँ। भले मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग अभी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, वो दिव्य दृष्टि अलग चीज है, लेकिन इस दिव्य दृष्टि में तो अगर ऐसा मैं कर दूंगा तो फिर आप लोगों को तो फायदा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
10 गेस्ट, हाँ लेकिन इतनी अंतर्दृष्टि जरूर है कि जो भी मैं गेस्ट पेपर बताऊंगा 8, 10, 5 जो भी बताऊंगा, जितने गेस्ट पेपर बताए जाएंगे उनको अगर आप हल कर लेंगे तो 90% से ज्यादा अधिक लाने की अंक जिम्मेदारी हमारी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो 10 के सारे क्वेश्चन अगर आपके याद हैं तो फिर आपसे 90% नहीं छूटेगा। ठीक है, अब सर गेस्ट पेपर तो फिर गेस्ट ही पेपर पढ़े, अभी क्यों पढ़ रहे हैं? गेस्ट पेपर फिर समझ में नहीं आएगा। जब आप पर्टिकुलर एक पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो गेस्ट पेपर नहीं समझ में आएगा। आपको लगता है 1 घंटा हो गया सर, अब बहुत लेट हो रहा है क्लास सर, खाना खाने जाना है, तो फिर आपकी मतलब पढ़ने में मन नहीं है, एक रुचि नहीं है, प्रेशर में पढ़ रहे हो, शौक नहीं है आपको पढ़ने का। ठीक है, ये चीजें होती है। और अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर कि मुझे डर लग रहा है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये डर जरूरी है, ये आपको मेहनत करने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये मेहनत करने के लिए जरूरी है। सर ऐसा ना हो कि गेस्ट पेपर बिहार बोर्ड का पेपर लीक हो जाए, नहीं। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये चीज समझी थी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। दीप्त फ्रिंज वहां बनती है जहां पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज वहां बनती है जहां विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सबको पता है कि यहां कलांतर क्या होता है, यहां पथांतर क्या होता है, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आयाम का सूत्र होता है। आयाम का सूत्र क्या होता है, चाहे संपोषी व्यतिकरण हो चाहे विनाशी व्यतिकरण हो। मैंने जिस तरीके से बता दिया है, मैं कहता हूं कि आप कहीं भी देख लीजिए, इतना गजब कंटेंट या इतने अच्छे तरीके से फिर आपको नहीं बताया जाएगा। मैंने एक एक चीज अच्छे से बताई, वो चाहे वेव फ्रंट हो, तरंगाग्र कैसे बनता है, तरंगे क्या है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या था, कॉर्स पास्कल्स थ्योरी क्यों फेल हुई, तरंगिका सिद्धांत में हाइगेंस ने क्या सुधार किया, तरंगाग्र के रूप में बताया। यहां पर तरंगाग्र का यूज है, जैसे प्यारे साथियों यहां से एक गोलीय प्रकाश स्रोत है, तो यहां से सभी दिशाओं में तरंगे निकलेंगी, ऐसे ऐसे तरंगे चलेंगी, ऐसे ऐसे तरंगे आगे बढ़ेंगी, तो एक सुरंग भी बन रहा है, यहाँ पे सुरंग बन रहा है और ये गर्त बन रहा है। कुछ बच्चे यही नहीं जानते कि सुरंग और गर्त क्या है, क्योंकि उन्होंने 11th को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो सुरंग प्यारे बच्चों जो तरंगे होती हैं, इस प्रकार जो तरंगों को चलने का क्रम होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है। अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है कि माध्यम का जो भी कण होगा वो अपनी जगह पर एकदम इधर आगे और पीछे ऐसे ऐसे कंपन करता है। ये माध्यम का कण है ना, तो मतलब एक माध्य स्थिति से आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, तो माध्यम का कण इस प्रकार से कंपन करता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में, ये तो हुआ अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। और प्यारे साथियों जो अनुप्रस्थ तरंग में कण होता है वो माध्य स्थिति इसकी है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी इस तरह पे आएगा। ठीक है, समझो, ये मतलब ऊपर भी गया इतना, ये इसकी स्थिति हुई, और माध्य स्थिति से नीचे भी आएगा, ये जो यहां पर दिख रहे हो ये इतना भी आएगा, तो ये इसकी कण की क्या हुई, माध्य स्थिति। ये लंबवत कंपन हुआ। अनुप्रस्थ तरंगों में ये होता है जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इंग्लिश में, अनुप्रस्थ तरंगों को इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में, तरंग भी इसी दिशा में जाएगी और उसी दिशा में माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से 11th वाले बच्चे जो एकदम अच्छे से और फिर 12th में भी एडमिशन लिए हैं उन्हें पता होगा, जो 11th में भी पढ़े, क्या मैंने बताया था, अनुदैर्घ्य तरंगे लाइक एज भांगड़ा डांस। भांगड़ा डांस में देखो जो, और ये मैंने अपनी तरफ से इसको बनाया, ठीक है, मतलब जो भी ट्रिक्स और एग्जांपल मैं खोजता हूँ, बहुत सारे रिसर्च यही होता है कि पढ़ाई, प्यारे बच्चों जो पढ़ाना होता है टीचर को पैशन होता है, पैशनेट जो टीचर्स होते हैं, कई बार बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ, ये वास्तव में अधिकतर घटना होती है, सप्ताह में 3 से 4 दिन ये घटना होती है कि सोने में नींद, मतलब जब नींद आ रही होती है तो ये बातें मन में चला करती हैं कि कल की क्लास में हमें एग्जाम्पल क्या देना है, अगर ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो एग्जाम्पल क्या देना है, तो नींद ही नहीं आती है, भाग जाती है, और फिर उस पर रिसर्च चलती रहती है, फिर सोते सोते याद आता है, ओ अगर ये बताएंगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नेचर में इसी से रिलेट करता है, तब मजा आता है। तो प्यारे बच्चों भांगड़ा डांस में देखा होगा लोगों का स्टेप इस प्रकार से होता है, मतलब डांस करते हैं तो हाथों को इस प्रकार से आगे पीछे करते, चाहे ऊपर ऐसे ऐसे करें और चाहे ऐसे साथ में करें। तो ये क्या हुआ, एक तरह से हम लोग याद करने के लिए कि दैनिक जीवन में देखते हैं, तो भांगड़ा डांस हमने नाम दिया था, अनुदैर्घ्य तरंगे के जो माध्यम के कण होते हैं कैसे कंपन करते हैं, लाइक एज भांगड़ा डांस, और ये होता है ध्वनि तरंगों में। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, याद रखना, अनुदैर्घ्य तरंगे। लेकिन प्रकाश तरंग कैसी है, तो अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तरंगों में क्या बताएंगे, प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और प्रकाश तरंगों के लिए लाइक एज नागिन डांस, लाइक एज नागिन डांस, है ना, लाइक एज नागिन डांस, ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये होता है ना। तो अनुप्रस्थ तरंगों में इसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, अपने माध्य स्थिति से लंबवत कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों में ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, तो ये होता है। खैर ये चीजें मैंने पहले भी 11th में बता रखी हैं। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ऊपर उठने को सरंग कहते हैं, जैसे यहाँ पर सरंग बना अनुप्रस्थ तरंगा, और यहाँ पर क्या बना, गर्त बना, सरंग गर्त, सरंग गर्त, यहाँ फिर क्या बना, सरंग बना, सरंग, इसे क्या बोलते हैं, सरंग बोलते हैं। नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, और प्रकाश तरंग भी क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है।
और प्यारे साथियों इनमें क्या होता है, इनमें माध्यम के कण जहां पर एक दूसरे से टकराते हैं, भाई यहां पर देखो अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर कंपन करेंगे तो आगे वाला कण इससे टकराएगा यहां पर, तो जहां पे टक्कर होती है, जहां पे टक्कर होती है वो क्या कहलाता है, जहां पे टक्कर होता है वो कहलाता है संपीड़न। और जब टक्कर होने के बाद कण दूर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं विरलन। जब कण दूर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं विरलन। अरे साथियों थोड़ा सा साउंड का इश्यू देख, ठीक है, समझना। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं और जो मैंने अच्छे से बता रखी हैं, 11th में भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो ये इतना जान लो। अब यहां से प्यारे साथियों क्या होता है, तरंगे सरंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। तरंगे सरंग तथा गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। आप सुनो, मैं अलग अलग रंगों की पट्टियां बनाता हूं। मान लो प्यारे साथियों ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में बिल्कुल सीधे क्या बनती है, केंद्रीय फ्रिंज बनती है। यहां पर क्या बनती है, केंद्रीय फ्रिंज बनती है, केंद्रीय फ्रिंज बनती है। अब अगर ये केंद्रीय फ्रिंज प्यारे बच्चों बनती है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, यहां पर इसका मतलब यहां पर दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है, देखो व्हाइट बिल्कुल है, यहां पे सेंट्रल ब्राइट बनता है, अर्थात दीप्त फ्रिंज बनता है, सेंट्रल ब्राइट इसे बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, तो स्मॉल डी होती है, दोनों प्रकाश स्रोत। अब यहां से तरंगे कैसे चलेंगी, तो सरंग तथा गर्त के रूप में चलेंगी दोनों प्रकाश स्रोतों से। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। देखो यहां से मान लो ये पहला सरंग है, इस S1 स्रोत से अगर तरंग निकली तो ये पहला सरंग हुआ, फिर इसका प्यारे साथियों ये गर्त हुआ, ठीक है, इसका ये क्या हुआ, गर्त हुआ। इसी प्रकाश स्रोत का फिर क्या बनेगा, सरंग बनेगा, फिर इसी प्रकाश स्रोत का क्या बनेगा, गर्त बनेगा। अब ये तो मैंने किस प्रकाश स्रोत का बनाया है, S1 प्रकाश स्रोत का बनाया, यस और नो, S1 प्रकाश स्रोत का बनाया है। अगर मैं S2 प्रकाश स्रोत का बनाऊं, S2 प्रकाश स्रोत का पहला सरंग, तो पहला सरंग प्यारे बच्चों यहां से, पहला सरंग हो गया, ये क्या हुआ बच्चा पार्टी, पहला सरंग। थोड़ा सा और अच्छा बनाए भाई, ये पहला सरंग हुआ, ध्यान से सुनना, पहला सरंग, इसका पहला गर्त, ये पहला गर्त हो गया। फिर इसका फिर से द्वितीय प्रकाश स्रोत से, ये S2 से जो तरंगिकाएं निकल रही, द्वितीयक तरंगिकाएं, वो भी तो सरंग तथा गर्त के रूप में चलती हैं। ये दूसरा क्या हुआ, सरंग हुआ, और इसका दूसरा गर्त इस प्रकार से, ये इसका दूसरा गर्त हुआ। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्यारे बच्चों ध्यान देना, जहां पर सरंग से सरंग कट रहा हो, दोनों का, मान लो जैसे यहां पर सरंग का, सरंग से सरंग, S1 का और S2 का, दोनों के सरंग से सरंग यहां पर कट रहे हैं, दोनों के सरंग से सरंग, गर्त से गर्त यहां कट रहे हैं। हमने हरी लाइन क्या बताया, गर्त है। यहां पर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या, सरंग से सरंग, ये केसरिया वाली लाइन जो है ये क्या है, सरंग है ना। तो दोनों प्रकाश स्रोतों के सरंग से सरंग यहां काट रहे हैं, दोनों प्रकाश स्रोतों के गर्त से गर्त भी यहां काट रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जहां पर सरंग से सरंग मिले, जहां पर गर्त से गर्त मिले, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है। और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सीधी जाकर के पर्दे पर जहां कहीं पर भी मिलेगी, पर्दे पर जहां कहीं पर भी जाकर के मिलेगी, वहां पर क्या बनेगा, दीप्त फ्रिंज ही बनेगा, दीप्त फ्रिंज ही बनेगा। ये हुआ पर्दा प्यारे बच्चों, मतलब पर्दे पर यहां पर दीप्त फ्रिंज बन रही है। इसी प्रकार कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, देखना ध्यान से प्यारे बच्चों। और सुनो, अभी प्रस्पंद रेखा होगी, इसके बाद निस्पंद रेखा एक होती है। निस्पंद रेखाएं क्या होती हैं, जहां पर एक सरंग दूसरे के गर्त से कट रहा हो। देखो ये S1 स्रोत का सरंग था और ये S2 स्रोत का गर्त है, गर्त है कि नहीं। कहेंगे सर ये एग्जाम में आएगा क्या इसे बनाने वाला, तो मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में बनाना नहीं है। एग्जाम में सिर्फ आपको वो बनाना है फिगर, कौन सा, जो मैंने पीछे वाला बताया था पिछले लेक्चर में वो, और जो आज अभी एक डेरिवेशन में बताऊंगा वो। लेकिन आज की क्लास बिल्कुल शानदार ये इसलिए रहेगी क्योंकि मेरी आदत है पहले कॉन्सेप्ट को समझाना, सिर्फ रटना नहीं। ये आपको इमेज हो सकता है बुक में भी ना मिले, लेकिन मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान देना कि पर्दे पर दीप्त दीप्त बनता कैसे है। तो जहां पर सरंग से गर्त काट, एक सरंग से गर्त ये काट रहा है, यहां भी देखो एक केसरिया लाइन, दूसरी हरी वाली लाइन, सर नो, एक, अब बस दो ही दिख रहे हैं, इस सीध में दो ही दिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे साथियों ध्यान देना, यहां से प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां से इस प्रकार से, जो यहां से ये केंद्रीय फ्रिंज गई और यहां से इन बिंदुओं को मिला करके अभी आगे और भी बनते, हम कहते हैं इसका ये क्या था,
गर्त था ना, इसके बाद इसका क्या आता? श्रृंग। अगर श्रृंग आता तो देखते यहीं पर प्रतिच्छेद करता, यहां पर, और इसी प्रकार इन बिंदुओं को मिलाते चले जाएं तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या बनेगा? ध्यान सुनना, अगर एक तरंग का, एक प्रकाश स्रोत S1 का, S1 और S2 के, जहां पर श्रृंग से गर्त मिले, यहां पर भी श्रृंग से गर्त मिल रहा है, यहां भी श्रृंग से गर्त मिल रहा है, तो जहां पर श्रृंग गर्त से मिले या गर्त श्रृंग से मिले उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निस्पंद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्पंद रेखा कहते हैं, निस्पंद रेखा कहते हैं। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखा दूं, परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, बस याद करने के लिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। क्या निस्पंद रेखाएं क्या होती हैं, यहीं पर बता दे रहा हूं। जहां पर श्रृंग गर्त से मिले, गर्त से मिले, वहां क्या होता है? निस्पंद रेखा होती है। इसको मैंने शॉर्ट वे में यहां पर निस्पंद रेखा को समझा दिया, ठीक है, उसको मैंने निस्पंद रेखा को शॉर्ट में इसके साथ समझा दिया। प्रस्पंद रेखाएं क्या होती हैं? जहां पर श्रृंग, एक का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से मिले, या एक का गर्त दूसरे के गर्त से मिले, जैसे यही, ये क्या हुई? प्रस्पंद रेखा हुई। क्या हुई? प्रस्पंद रेखा। प्रस्पंद रेखा मिलाने वाली। प्रस्पंद रेखा में क्या? जहां पर श्रृंग से श्रृंग, श्रृंग से श्रृंग, या गर्त से गर्त मिले, या गर्त से गर्त मिले, गर्त से गर्त मिले, उन्हें क्या कहेंगे? निष्प्रस्पंद रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा पार्टी? उन्हें प्रस्पंद रेखाएं कहेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर कौन श्रृंग कौन गर्त है, इसके लिए मैं यहां पर स्पष्ट कर दे रहा हूं। ये लाइनें क्या है? श्रृंग। ओहो हो, ये लाइन क्या है प्यारे बच्चों? ये श्रृंग है, ठीक है। ये लाइन क्या है? गर्त है। हरी लाइन श्रृंग गर्त है और केसरिया लाइन श्रृंग है। और प्रकाश स्रोत इसी प्रकार, दोनों प्रकाश स्रोत S1 और S2 से जो निकलने वाला प्रकाश है वो द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगाग्र कह सकते हैं। एक तरंगाग्र, ये गोली तरंगाग्र, फिर आगे वाला गोली तरंगाग्र, फिर अगला गोली तरंगाग्र, फिर अगला गोली तरंगाग्र, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप समझ सकते हैं, जिसको मैंने बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। अगर थोड़ा सा भी आपने इमेजिन किया होगा तो मैं आपको बता सकता हूं, आपको मतलब फील हो गया होगा कि सर ने क्या चीज बता दी है। आज आपको क्या चीज बता दी? इन प्रकाश स्रोतों से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलते हैं, जिन्हें हम तरंगाग्र बोलते हैं, क्योंकि द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में हाइगेंस ने यही बताया कि जो प्रकाश स्रोतों से प्रकाश निकलता है वो तरंगों के रूप में तो चलता है, लेकिन उनमें माध्यम के कण जो कंपन की समान कला में होते हैं उन्हें हम तरंगाग्र कहते हैं। अर्थात एक तरह से ये बोलना है कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे चलता है। तो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ा, इसका तरंगाग्र पहले ये, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, इस प्रकार से। तो प्रकाश तरंगे इस प्रकार से आगे आगे बढ़ रही हैं। तो जहां पर श्रृंग से श्रृंग, इसका प्रकाश स्रोत का भी और इसका प्रकाश स्रोत का भी तरंग हमने दोनों और उतनी ही ऊंचाई के खींचे, उतनी ही दूरी के खींचे। आप पटरी प्रकार से करोगे ना, उतनी ही त्रिज्या का लेकर के इसके पास रखोगे, श्रृंग खींचोगे, यहां पर भी श्रृंग खींचोगे, फिर प्रकार थोड़ी सी फैलाओगे, यहां पर इसको केंद्र मान के इसका मतलब प्रकार की नोक जो है यहां पर रखोगे और पेंसिल से चाप लगा दोगे। वैसे उतने ही चाप लेकर के नोक यहां रखोगे, प्रकार के से चाप लगा दोगे। तो ऐसा जब करोगे ना, तो पेंसिल से लेकिन लगाओगे ना तो आप कलर कंफ्यूज हो जाएगी, कौन किसका श्रृंग है कौन गर्त। इसलिए अलग अलग कलर के पेन से अगर चाप लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखना केंद्र में बिल्कुल बीच में क्या होगा? श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, गर्त श्रृंग श्रृंग से, गर्त गर्त से, फिर यहाँ गर्त गर्त से। तो इस प्रकार से इनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? प्रस्पंद रेखा हो गई। और यहाँ ये कैसा बनाते हैं? केंद्रीय फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज बनाते हैं। मतलब यहाँ तो खैर केंद्र वाली है तो इसलिए केंद्रीय फ्रिंज बोल रहे हैं, लेकिन बनता कैसा? दीप्त ही बनता है। और ये कैसा? संपोषित कर। अच्छा, यहाँ पर अदीप्त, इसको हटा दें। अदीप्त के लिए मैं और कहीं व्याख्या दे रहा हूँ, अदीप्त को मैं और कहीं व्याख्या दे रहा हूँ, ठीक है। अदीप्त के लिए मैं और कहीं व्याख्या दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ अदीप्त, अदीप्त। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं देता हूँ, यहाँ पर क्या है? अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज में क्या होता है? अदीप्त फ्रिंज में क्या होता है? तो विनाशी व्यतिकरण होता है, याद रखिएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो ये चीज समझानी जरूरी थी और आपको मैंने ये समझा दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, YDSE एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार का कुछ दृश्य दिखा था। कल वाला गलत है? नहीं भैया, वो पूरा सही है, ठीक है। ये भी फिगर बना नहीं होगा आपकी बुक में, अगर बना हो सकता है, कोई कोई बुक होती है जो बनी होंगी। और मैंने जो कल वाला बताया वो बिल्कुल प्योर एंड फाइनल, जितनी लैंग्वेज लिखा, देखिए लैंग्वेज लिखा मैंने, लैंग्वेज नहीं लिखा है, क्योंकि ये आज आपका कल का ही पूरा रिवीजन है, जिसको आगे YDSE का मतलब यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। चलो, समझ में आ गया?
चलो अब प्यारे बच्चों, अब देखो आगे का डेरिवेशन लेंथी है, समझना। तो अगला डेरिवेशन जो है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो लिख लेते हैं। प्रश्न प्यारे साथियों इस प्रकार से आएगा, प्रश्न इसका इस प्रकार से आएगा कि यंग के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर, प्रश्न अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। यंग के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के 5 नंबर में एकदम प्रश्न पूछा जा सकता है, और इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। यंग के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई का, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। हो गया प्यारे साथियों, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। यंग के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अर्थात सूत्र बनाइए। बड़ा शानदार सा प्रश्न है, इसमें कई लोग फेल हो जाएंगे और इस डेरिवेशन को छोड़ देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया पीछे वाला जो आज मैंने बताया, और वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तो एक एक चीज आपके लाइफ में एकदम फिट हो जाएगी। ये डेरिवेशन आपको आसान लगेगा। यहाँ वेव ऑप्टिक्स में ना, रे ऑप्टिक्स में मैंने देखा है, और क्या बताऊं बोलना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी जागृत करना काम होना चाहिए, ठीक है, एक संदेश होना चाहिए। मतलब कई बार, क्योंकि कुछ स्टार फैकल्टी भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं जो हमसे भी बहुत ऊंचे लेवल के टीचर्स हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ, हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ कि कभी जो कुछ भी पढ़ाओ इतना शानदार पढ़ाओ कि बच्चे के मन में ये बैठ जाए कि हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। कोशिश बाकी है तो फिजिक्स ही, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म बहुत आते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का यूज होता है। बताया ना, एडमंड हेली जी आए भाई उनके पास, न्यूटन सर के पास, कहने कि इस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को केवल तुम ही सॉल्व कर सकते हो। अर्थात अगर कोई भी डेरिवेशन कर सकता है, कोई भी मैथमेटिकल के सहारे इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रूव कर सकता है, तो वो केवल न्यूटन सर आप ही हो। एडमंड हेली जो कि उनके दोस्त थे न्यूटन सर के, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, तो वह बात वही है। लेकिन मैंने देखा है प्यारे बच्चों, टीचिंग करियर में बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखता हूँ कि लोग करते क्या है, मतलब फ्लो में रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, अगर नहीं समझ पाते हैं तो वैसा ही बच्चों को समझा भी नहीं पाते हैं, और वहां पर दिक्कतें आती हैं बच्चों को। मतलब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्हें वो उसी तरह से रट लेते हैं जैसा उन्हें बताया गया। एज ए प्रैक्टिकल उन्हें याद होता ही नहीं है कि क्या हम इसे वास्तव में देख सकते हैं। ये चीजें उन्हें दिखाई नहीं देती हैं, ना उन्हें देखने की चेष्टा होती है। अर्थात एक मन में उबाल आना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, अच्छा ऐसे होता होगा, वो विजुअलाइजेशन, वो फिल्म एक तरह से बन ही नहीं पाती है, तो उसे बच्चे रट लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके मस्तिष्क का जो ब्रेन पावर है ना, ब्रेन पावर डेवलप होता है जब आपके अंदर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जाते हैं, तो आपका ब्रेन डेवलप करने लगता है। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन पावर डेवलप होगा। क्योंकि ये सोसाइटी निश्चित करती है। आप एक छोटे से बच्चे को इंग्लैंड में छोड़ दीजिए, वो अंग्रेजी भाषा का महान व्यक्तित्व बनकर निकलेगा। एक छोटे से बच्चे को आप ऐसे डेरे में डाल दीजिए जहां पर न पढ़ाई का कोई अस्तित्व हो न कुछ हो, तो अगर वहां के लोग काम करने का तरीका, व्यसन दुर्व्यसन सब होंगे, तो वो बच्चा वैसा ही बन के निकलेगा। ये समाज का असर होता है, ये हमारे परिवेश का असर होता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि आप अपने परिवेश का जो चंगुल है ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। उससे बाहर निकलने मतलब सोच को थोड़ा सा डेवलप करो, अपने अंदर छुपी खूबियों को ढूंढो। हमेशा कहता हूं तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ, पीछे खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपने देखने हैं तो बड़े देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, चल सकते हो तो अकेले चलो, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तो अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, फिर देख जलने के लिए लोग है ना। अब तू एक बार सफलता के शिखर पर पहुंच, फिर देखना तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो प्यारे साथियों, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आपको काम करने की जरूरत अपने ऊपर है, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट, खुद पर काम करो। दिन ब दिन निखार आएगा, दिन ब दिन क्या आएगा, निखार आएगा, चमक बढ़ेगी। ठीक, तो याद रखो कि आपको अपने परिवेश में कैसे लोग हैं, कौन कैसा समझा रहा है, ये आपको निर्धारण स्वयं करना है, तीसरा नहीं करने आएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे देश में, यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसा बच्चे को ढाला जाता है वो वैसा ढल जाता है, और इसलिए हमें जरूरत है कि उस माहौल से थोड़ा सा निकल करके कुछ अलग करने की, अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे लोगों से सीखने की। जब हम अच्छा करेंगे ना, तो अपने आप हमारे डिसीजन पर लोग चलने चले आएंगे। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे ऑनलाइन दुनिया का क्रेज पहले से एकदम तो था ही नहीं। हम भी जब एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए वीडियोस बनाते थे, गांव घर में आते थे, मेरा मतलब घर के नाम से बुलाते थे, वो कहाँ हैं, तो पापा कहते अपने कमरे में। अब बड़बड़ाते थे हम अकेले में, आवाज़ आ रही तो बाहर वाले ये क्या कर रहे हैं, क्या मतलब क्या होगा इससे, क्या कमा लेंगे, इससे क्या होता है, क्या नाम। आज हमें हजारों बच्चों का प्रेम मिल रहा है, लाखों बच्चों का प्रेम मिल रहा है, और उनके विश्वास को मैंने जीता है, और इससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यही सब होता है कि आपको लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, गांव में वैसा माहौल नहीं होता है। आप अच्छी पेंट बनाने बैठे, स्केच बना रहे हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये क्या कर रहा है।
लेकिन पढ़ाई का क्रम जारी रखना, ये नहीं कि मैं हमेशा जब कह देता हूं कि स्किल डेवलप करो, तो स्किल डेवलपमेंट का चक्कर ये मतलब नहीं होता कि आप उसी काम में भिड़ जाओ, पढ़ाई को, क्योंकि एजुकेशन तो आपके माइंड को डेवलप करेगी ना, आपके ब्रेन को विकास करेगी, तो इसलिए एजुकेशन तो लेते ही रहना है। आप बीएससी करें, एमएससी करें, बीटेक करें, लेकिन जो स्किल है आपके अंदर उसको भी साथ में जारी रखें, उससे आपका हमेशा विकास होगा। ठीक, चलो अच्छा, बातें बहुत हो गई सर, आप ना बहुत ज्यादा ज्ञान देने लगते हो। नहीं बच्चों, ये ज्ञान नहीं है, मैं कोशिश भर यही करता हूं कि मैं कितना बच्चों को सही दिशा में ला सकूं अपने जीवन से, जो भी मैंने सीखा है। चलो, क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है कि यंग के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कुछ भी नहीं करना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेगा, क्या सूत्र बहुत सारे बनेंगे। दूसरा, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही है, ये 5 अंक का आ सकता है। कितने अंक का आएगा बाबूजी? ये 5 अंक का प्रश्न आएगा, और आज हम लोग 5 अंक के साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसका फिगर बनाऊं और इसके फिगर में आपको सारी बातें समझाता हुआ चलूं। तो चलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए मेरे साथ में, और मेरे छापो सुल्तानों, आप लोग तो माहिर हो जिस काम में, देर किस बात की, देरी किस बात की? अब देर ना करिए, अब देर नहीं, है ना? चलो कोई बात नहीं सर, हम देर नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके साथ ही हैं, है ना? समझना बच्चों, थोड़ा सा भाई, अब सही है। चलो समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये प्यारे बच्चों, दो प्रकाश स्रोत यहाँ पर S1 व S2 हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक वही प्रोसेस, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है जहां से ढेर सारी प्रकाश किरणें इधर उधर फैल रही हैं। यहाँ पे रखा हुआ एक लेंस, ठीक है, एक लेंस L, जो इन प्रकाश किरणों को बिल्कुल सरल रेखा में भेज देता है। और ये प्रकाश किरणें जब इन छोटे छोटे छिद्रों में पड़ती हैं, इनकी जो कह सकते हैं चौड़ाई है, जो छिद्र की चौड़ाई है, वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग समान है। इसके बाद यहां पर होता है एक दूसरा पर्दा, एक दूसरा प्यारे साथियों क्या होता है, पर्दा होता है। ओके सर, ठीक, ये एक दूसरा पर्दा होता है जिस पे प्रकाश किरणें जाकर के मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया, क्या बताया सर? हाल फिलहाल में प्यारे साथियों, मैंने हाल फिलहाल में आपको ये बताया कि इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से यहाँ पर इस पर्दे पर क्या बनता है, दीप्त फ्रिंज बनती है। इस पर्दे पर क्या बनती है बाबूजी? दीप्त फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? तो दीप्त फ्रिंज बनती है, ठीक है, दीप्त फ्रिंज बनती है। यहां पर बनती है सेंट्रल बाइट, इसको हम सी से लिख देते हैं, ठीक है। सी मतलब ये क्या हुआ, केंद्रीय फ्रिंज हुई, जहां पर कैसी फ्रिंज बनती है, केंद्रीय फ्रिंज जो है वो दीप्त फ्रिंज बनती है। फ्रिंज बोलते हैं जो पट्टिकाएं बनती हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो पट्टिकाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, फ्रिंज कहलाती हैं। तो ये केंद्रीय फ्रिंज हुई, इसे इंग्लिश में हम सेंट्रल फ्रिंज बोल सकते हैं या सेंट्रल ब्राइट बोल सकते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पर कैसी फ्रिंज होगी, दीप्त होगी। सेंट्रल में जो होगा ना वो बिल्कुल चमकदार होता है, तो दीप्त फ्रिंज। और दीप्त फ्रिंज का मतलब तीनों शब्द याद रखो, केंद्रीय फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज होगी। दीप्त फ्रिंज मतलब वहां पर कैसा व्यतिकरण हो रहा होगा, तो संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा, संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा, संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण होता है। चलो अब समझो, चित्र को समझ लेना, तो ध्यान से समझ। यहां से प्रकाश स्रोतें ऐसी चली होंगी जो यहां पर सेंटर में जाके मिली होंगी, क्योंकि प्यारे साथियों यहां पर जो प्रकाश तरंगों का पथांतर होता है, यहां से चली जो प्रकाश तरंगे, यहां से जो प्रकाश तरंगे चली, तो S1 स्रोत से यहां पर जब आई प्यारे बच्चों, S1 स्रोत से जब यहां पर आई, यहां पर सी केंद्रीय फ्रिंज है, तो यहां से जो प्रकाश तरंगे, यहां पर भाई प्रकाश स्रोत तो यही है, यहां यहीं से तो प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, ये गोली तरंगाग्र है। ये नहीं कहना सर यहां से चल रहा है क्या प्रकाश, नहीं, प्रकाश तो यहीं से चल रहा है, वो तो प्रकाश पूरा फैल रहा है ना, यही तो समझाया गया व्यतिकरण में, प्रकाश पूरा फैल रहा है, यहां भी फैल रहा है। और आगे जाके काली पट्टी सफेद पट्टी, काली पट्टी सफेद पट्टी, काली पट्टी सफेद पट्टी बन रही है, जिन्हें हम दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। कितना गजब का एक्सपेरिमेंट किया। तो प्यारे साथियों यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो यहां से प्रकाश स्रोत चला और जो S2 से प्रकाश स्रोत चला, तो केंद्रीय फ्रिंज जो ये बन रही है यहां पर पथांतर नहीं होता है, क्योंकि S1 से भी समान दूरी पर होता है और S2 से भी समान दूरी पर होता है, तो यहां पर कोई पथांतर नहीं होता, यहां पर बिंदु C पर, ठीक है, याद रखिएगा, कोई पथांतर नहीं। मतलब S1 से C तक पहुंचने की जो दूरी है, S2 प्रकाश स्रोत को C तक पहुंचने की उतनी ही दूरी तय करनी होती है, तो पथांतर कोई भी नहीं। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन मैं मान रहा हूं कि इससे, ध्यान से सुनना, मान रहा हूं इससे y डिस्टेंस पर, y क्यों, अरे y अक्ष ऊपर की ओर होता है तो y अक्ष ले रहे हैं, कहीं पर हो सकता है x अक्ष माना हो आपकी बुक में आपकी बुक में x भी वैल्यू ले सकते हैं, x लिखा होगा तो डरना नहीं। मैं इसीलिए मैंने बुक का कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग कर दिया, बुक के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग कर दिया। संपोसी, अरे भैया लो, ठीक है, संपोसी। अच्छा, y डिस्टेंस पर ऊपर, तो यहां y एन वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, कैसे भी हो, लेकिन उसकी केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्या होगी, दैट इज रीजन। अगर मुझे दूरी मिल जाएगी तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक फिर बाद में प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं केंद्रीय फ्रिंज यहां पर बनी है, तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, हमने लाइनें खींची, तो ये प्रयोगों द्वारा ये पता लगा कि बीच में जो सफेद पट्टी प्राप्त हो रही है, अर्थात दीप्त फ्रिंज जो प्राप्त हो रहा है वो क्यों, क्योंकि सुरंग से मिल रहा है, जहां गर्त से गर्त मिल रहा है, फिर सुरंग से सुरंग, फिर गर्त से गर्त। इसी प्रकार इनको एक रेखा मिलाएंगे तो ये प्रस्पंद रेखाएं कहलाती हैं, बहुत जगह मिलेंगी, तो ये प्रस्पंद रेखाएं कहलाती हैं और ये दीप्त फ्रिंज बनाती हैं। लेकिन जो सेंटर पर प्राप्त हुआ, जहां पर दोनों प्रकाश स्रोतों का कोई पथांतर नहीं होता, वहां पर दीप्त फ्रिंज बनी, इसलिए उसे केंद्रीय फ्रिंज बोला गया। लेकिन अगर कहते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज से y डिस्टेंस पर कोई दीप्त फ्रिंज भी बन सकती है, अदीप्त फ्रिंज बन सकती है, तो उसकी दूरी का सूत्र कैसे निकाला जाए, उसकी दूरी का सूत्र कैसे निकाला जाए, इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, वहां दीप्त बन रही है, अदीप्त बन रही है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन कोई ना कोई फ्रिंज बन रही है, यहां से भी प्रकाश स्रोत चला होगा, यहां से भी प्रकाश स्रोत वहां पर पहुंचा होगा, यस और नो। तो प्यारे साथियों, मैं मान लेता हूं कि यहां से भी प्रकाश स्रोत चला और यहां से भी प्रकाश स्रोत चला, ओके सर, दोनों ही जगह से प्रकाश स्रोत वहां पर पहुंचा। लेकिन देखेंगे कि दोनों स्रोतों में क्या है, प्रकाश स्रोत में अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इनके मध्य बिंदु से, क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास होते हैं, S1 और S2 बहुत क्लोज होते हैं, बहुत दूर दूर स्लेट नहीं काटना जब भी प्रयोग करना, बहुत पास पास होते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा मापन के लिए, गलती नहीं करना, थोड़ा सा मापन के लिए हम अगर इसके मिड पॉइंट से भी उसको बिंदु को मिला दें तो गुनाह तो नहीं हो जाएगा, लगभग वो इन तीनों बिंदुओं के बराबर ही होगा, दोनों बिंदुओं के। इसलिए मैं मान रहा हूं भाई, थोड़ा सा समझना, मैं मान रहा हूं कि यहां से भी एक रेखा मिला दी। ओहो गुरुजी, बड़ा बढ़िया लग रहा, बड़ा मस्त लग रहा है। अब हमें पथांतर बताना है कि S1 स्रोत से भी बिंदु P पर तरंग पहुंची है, S2 स्रोत से भी बिंदु P पर तरंग पहुंची है। S1 स्रोत और S2 स्रोत जो जाकर के प्रकाश तरंगे बिंदु P पर मिल रही हैं, उन प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर क्या है, क्योंकि पथांतर के द्वारा हम पता कर पाएंगे कि कहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, कहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। समझते क्यों नहीं हो बात को भैया, तभी समझोगे ना। अर्थात प्यारे बच्चों, यहां से जो प्रकाश तरंगे गई उनके बीच पथांतर कितना है, तो पथांतर के लिए भाई इधर देखना, पथांतर के लिए मैं S1 स्रोत से वहां पर पहुंचा भैया, S1 स्रोत का कम पहुंचने में समय कम लग रहा है ना, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा दूर है ना S2, तो इससे हमने इस पर लंब डाल दिया। लंब मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाया, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना, ये बनाया 90 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, मैंने नाम दिया के, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया के। अब ध्यान दो, S1 से P की दूरी और K से P की दूरी बिल्कुल इक्वल है, समझ में आया, बिल्कुल इक्वल है। तो सर ई दूरी का आया, ई आया पथांतर, रे बबुआ, ई आया पथांतर, जी को हम डेल्टा x लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं, पथांतर है, और ई को हम लोग लिखते हैं डेल्टा x, डेल्टा x लिखते हैं, समझ में आया। ई को क्या लिखते हैं, डेल्टा x वैल्यू लिखते हैं। अब सर समझ में आया, अब सर समझ में आया। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ई एंगल को मान लूं अगर थीटा, ई एंगल कौन सा है, तो केंद्रीय फ्रिंज को मिलाने वाली रेखा तथा उस बिंदु P पर जहां पर हमें फ्रिंज ज्ञात करनी है कि कौन सी होगी, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण को हमने माना है अपनी तरफ से थीटा। माना में क्या जाता है, अरे मानने में तो सर माहिर हैं, फिजिक्स वाले हैं, और फिजिक्स वालों को तो ये सब आना चाहिए। अच्छा गुरुजी, बिल्कुल बात सही। तो अगर ई कोण थीटा, यहां से एकदम छोटी सी लाइन, ये छोटी सी लाइन जो बिल्कुल इस लाइन के समांतर है, इस लाइन के क्या है, समांतर है। अरे भाई 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 रुको 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 रुको, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल हम बता रहे हैं, इस लाइन के ये समांतर है। तो अगर ई कोण थीटा, ये भी लाइन वैसे ही जा रही जैसे ये लाइन गई, तो ई कोण भी कितना होगा, थीटा वही होगा, यस और नो, ई कोण भी थीटा वही होगा। प्यारे बच्चों, ई है 90 डिग्री का कोण, ओके सर।
प्यारे बच्चों ई भी का है 90 डिग्री। अरे भैया ई छोटू छोटू डॉटेड लाइन जो मैंने खींचा है इससे ये वाली लाइन क्या है परपेंडिकुलर, तो ई पूरा कोण क्या होगा 90 डिग्री। लेकिन ई इतना कोण है थीटा, ई इतना कोण है थीटा, तो ई वाला कोण क्या होगा, ई वाला कोण होगा 90 माइनस थीटवा, 90 माइनस थीटवा। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, 90 माइनस थीटवा। अब ई कोण 90 समकोण है क्योंकि लंब डाला है ना, इसके सामने वाली भुजा कर्ड होगी, ई 90 माइनस थीटा कोण निकला। ई त्रिभुज ऐसे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ जो पॉइंट के बोला, अब ई 90 डिग्री, ई 90 माइनस थीटा, तो ई कोण कितना होगा, ये होगा थीटवा। ये कोण कितना बचा, ध्यान देना। और प्यारे साथियों इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पर्दों की, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो मैं मान रहा हूं कैपिटल डी है। कितनी है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। आइए इस डेरिवेशन को अब आगे करते हैं, इस डेरिवेशन को अब आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं डेरिवेशन में क्या करना है। पहले मैं माना फलाना धमाका पूरी लैंग्वेज लिख दूंगा, चित्र को मैंने अच्छे से समझा दिया, जो चित्र में बनाया है मैं बार बार स्लाइड पलटूंगा और आपको समझाते भी चलूंगा, लैंग्वेज भी लिखूंगा। क्या है, पहले मैंने क्या माना, माना दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 है, ठीक है, या कह लो माना एक प्रकाश स्रोत S है जिससे प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश चलता है, फिर आगे पर्दे में दो छिद्र हैं S1 व S2 जिनसे निकलने वाला प्रकाश द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। तो मैं इस प्रकाश स्रोत की चर्चा ना करते हुए सीधे इस पर आता हूं, S1 व S2 पर आपको चर्चा करके बताता हूं, ठीक है। चलो तो लिख दें यहां से भाई S1 S2, और प्रकाश स्रोत को S को थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख दो, माना एक प्रकाश स्रोत S है। चलो लिखने शुरू करते हैं, लैंग्वेज पर ध्यान देना, लैंग्वेज पर ध्यान देना क्योंकि डेरिवेशन है, 5 नंबर पूरे देके जाएगा। माना एक प्रकाश स्रोत, माना एक प्रकाश स्रोत, माना एक प्रकाश स्रोत S है जिसके जिसके सामने एक पर्दे पर या जिसके सामने केवल जिसके सामने दो रेखा छिद्र आप समझ रहे हो, रेखा छिद्र मतलब लाइन वाले एकदम स्लिट हैं, वही स्लिट, दो रेखा छिद्र S1 व S2 है, S1 व S2, बात समझ गए। माना एक प्रकाश स्रोत है S है जिसके सामने दो रेखा छिद्र S1 व S2 है, ठीक वैसे ही ना। अब इनके बीच की दूरी कितनी है S1 व S2 के, T है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। इनके S1 व S2 स्रोत के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ये बहुत एक दूसरे के क्या है, समीप है, ठीक है। थोड़ा सा लिख दो, S1 व S2 स्रोत, S1 व S2 स्रोत एक दूसरे के, ये रटना नहीं है, लैंग्वेज समझ करके अब चित्र बन जाएगा ना, एक दूसरे के समीप है, बहुत समीप है। जब आपको चित्र बनाना आ जाएगा तो लैंग्वेज लिखना आसान हो जाएगा, एक दूसरे के बहुत समीप है। S1 व S2 स्रोत से, S1 व S2 स्रोत से चलने वाली भाई S1 व S2 स्रोत से क्या हुई, द्वितीयक तरंगिकाएं निकली चारों दिशाओं में सुरंग तथा गर्त के रूप में। तो S1 व S2 स्रोत से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हुई, अध्यारोपित मतलब समझते हो, एक के ऊपर एक का मिलना, अध्यारोपित होती हुई क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हुई आगे बढ़ती है, कहां पर, अध्यारोपित होती हुई डी दूरी पर रखे एक पर्दे पर जाकर के फ्रिंजे बनाती हैं। अलग अलग क्या बना रही है, फ्रिंजे बना रही हैं। तो अध्यारोपित हुई कैपिटल डी दूरी पर रखे एक पर्दे पर फ्रिंजे बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक पर्दे पर फ्रिंजे बनाती हैं, एक पर्दे पर फ्रिंजे बनाती हैं। देख लो, एक पर्दे पर प्यारे बच्चों क्या बना रही हैं, फ्रिंज बना रही हैं, जैसे केंद्रीय फ्रिंज सी बन रही हैं, ठीक है। चलो तो अब फ्रिंजे बनाती हैं। अच्छा, अब हमें जो काम करना है कि इस केंद्रीय फ्रिंज से y दूरी पर किसी बिंदु P पर कोई भी फ्रिंज बन रही होगी, इसकी चौड़ाई का हमको क्या ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए इस बात को, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से y दूरी पर, y दूरी पर एनवी फ्रिंज, एनवी फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से yn दूरी पर, yn दूरी पर एनवी, रुको, yn दूरी पर किसी बिंदु, yn दूरी पर किसी बिंदु p पर, किसी बिंदु p पर, अरे भैया मैंने माना है ना, ये देखो बिंदु p, तो yn दूरी पर किसी बिंदु p पर, किसी बिंदु p पर फ्रिंज, फ्रिंज चौड़ाई का, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त, व्यंजक प्राप्त करना है। समझ में आया? हम लोग कहां पर, बिंदु P पर जो भी फ्रिंज बन रही है y दूरी पर, उसका क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, उसका हम लोगों को व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहां से S1 और S2 से जो तरंगिकाएं निकली वो कहां पर जाकर के मिली, बिंदु P पर। तो S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, चलने वाली, भैया कमेंट पढ़ लें, वाली, वाली 2 बार लिख दिए हैं, कहां पर, प्रकाश रोज सामने 2 रेखा चित्र हैं, बीच की दूरी d है, एक दूसरे समीप पर चलने वाली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलने वाली जो 2 बार हम लिख दिए हैं, एक बार इसको साफ कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें हम थोड़ा सा द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं लिखेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं लेकिन देखने में अच्छा लगे इसलिए थोड़ा सा स्पेस में लिखेंगे, ठीक है, द्वितीयक, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती हुई बिंदु डी पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो S1 व S2 से चलने वाली तरंगिकाएं, तरंगिकाएं बिंदु P पर मिलती हैं, बिंदु P पर मिलती हैं, बिंदु P पर क्या करती हैं, मिलती हैं। अरे भैया बिंदु P पर मिल रही है द्वितीयक तरंगिकाएं, कोई भी हैं जो वहां पर गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से वो बिंदु P पर मिली, लेकिन यहां पर हमने कहा कि S1 व S2 का एक मध्य बिंदु है जिसको मैं मध्य बिंदु को नाम दे रहा हूं, कोई भी ये मध्य बिंदु जो है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूं Q। क्या नाम दे रहा हूं, Q है, मध्य बिंदु का नाम क्या है, Q। तो अच्छा मध्य बिंदु Q है ना, रुको 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 रुको, ये जो S1 S2 थोड़ा दूर मानता हूं तो अच्छा रहेगा। S1 और S1 S2 जो प्रकाश स्रोत है, इनकी दूरी जो है मैं यहाँ पर S1 लिखता हूँ और इनकी दूरी को थोड़ा यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ D। ये प्रकाश स्रोत क्या है, S2 है, और इस बिंदु को अब लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, क्या है, Q। अब समझ में आया? हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ S1 व S2 से तो बिंदु P को मिलाया ही है, लेकिन मैंने इनके मध्य बिंदु से भी बिंदु P को मिलाया है, तो इस बात को भी लिखेंगे कि मध्य बिंदु से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर फिर से लिखते हैं, माना, माना S1 व S2 के मध्य बिंदु Q से, मध्य बिंदु Q से, मध्य बिंदु Q से मध्य बिंदु Q से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, P को मिलाने वाली रेखा, थोड़ा सा स्पीड से लिखेंगे नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा केंद्रीय फ्रिंज की, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण क्या है, बनाती है, केंद्रीय फ्रिंज से थीटा कोण बनाती है, ठीक है, थीटा कोण बनाती है। इससे ये वाली लाइन जो है, इस केंद्रीय फ्रिंज वाली लाइन से ये कोण क्या बना रही है, थीटा बना रही है। अब यहां पर हमने S1P और S2P के बीच पथांतर प्राप्त करने के लिए S1 से हमने क्या डाला है, लंब डाला है, कहां पर, बिंदु K पर। तो इस बात को भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है, चलो इसको लिख दीजिए, क्या, S1P तथा S2P तरंग के बीच, तरंग के बीच पथांतर प्राप्त करने के लिए, पथांतर क्या, पथांतर को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा x से लिखते हैं, तो पथांतर डेल्टा x प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने, पूरी हमारी लैंग्वेज है, कोई बुक से नहीं मैच करेगा, कोई भी बुक उठा लेगी, कोई भी नहीं मैच करेगा, मैंने जैसे जैसे चित्र बनाया है वैसे वैसे लिखा है, ठीक है, जैसे जैसे चित्र बनाया मैंने नोट्स में भी आपके पास जो लैंग्वेज लिखी वैसे ही आपके लिखी, जैसे चित्र बना हुआ, ठीक है, ठीक ऐसी ही लैंग्वेज आपको मिलेगी, थोड़ा बहुत उलटफेर, मतलब कि मैंने तरंगा यहाँ लिखा बिंदु P पर पहले लिख दिया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है लैंग्वेज, बट जो आपके पास नोट्स भी भेजी जाएगी, मेरी लिखी हुई हैंड रिटन भेजी जा रही है और वही बेटर है, ठीक है, मतलब आपको
समझ में आएगा एक एक चीज। सर टाइम हो गया, टाइम से कोई मतलब ना रखो, अगर पढ़ रहे हो ईमानदारी से तो छोड़ दो, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी है और मेरा समझाने में पूरा फोकस होता है। मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जब तक एक एक चीज बेसिक नहीं बता लूंगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और पूरा ये टॉपिक आज खत्म भी होगा, ये भी जान लो। तो इसीलिए क्लास आगे लेंथी होने के लिए ही आगे मेरी 11th की क्लास नहीं है, 11th की क्लास दोपहर में रहती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिलेबस भी ध्यान देना है और प्लस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ। और एक ही चीज एक दिन में खिलाऊंगा, ये भी नहीं कि सिलेबस खत्म करने के लिए 2-2 3-3 टॉपिक खूब घसीट दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक को जब तक अच्छे से नहीं समझ लेंगे उसको रिपीट करके समझाऊंगा, ध्यान से समझो। S1P तथा S2P तरंग के बीच पथांतर डेल्टा एक्स प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया था बैच को, अच्छे से समझने के लिए ही, इसीलिए पथांतर डेल्टा एक्स प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है? डेल्टा एक्स प्राप्त करने के लिए S1P से क्या S2P पर S1 के लंब डाले हैं। तो डेल्टा एक्स प्राप्त करने के लिए S1 से S2P रेखा पर S1 से, भैया ये S1 से S2P रेखा जो है उस पर S1 के लंब डाले हैं। S2P रेखा पर S1 के लंब डालते हैं, लंब खींचते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, लंब खींचते हैं। अब भैया बात होगी चित्रानुसार, इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है बस। इसके बाद है सॉल्यूशन, इसके बाद है इस चित्र का सॉल्यूशन। क्या भैया? चित्रानुसार। क्या चित्रानुसार? ध्यान देंगे चित्रानुसार कौन सा त्रिभुज ध्यान देंगे? पहले त्रिभुज हम ले रहे हैं चित्रानुसार, त्रिभुज S1 के S2 से। अच्छा, चित्रानुसार अगर हमें पथांतर निकालना था तो हमने क्या किया? S1 और S2 के बीच पथांतर क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा पहले मैं लिख दे रहा हूं कि S1P व S2P तरंग के बीच पथांतर, बताओ कैसे निकाला गया पथांतर? हमने कहा कि भैया S2P जो रेखा है वो बड़ी है, S2P बड़ी रेखा है, इसमें से S1P घटा दें, ये देखो लंब डाल दिए, तो S2P में S1P घटा दें, भाई ये वही S1P किसके बराबर है? KP के बराबर है। तो S2P में KP घटा दें तो डेल्टा एक्स, ये जो पथांतर है ये वाला, ये मिल जाएगा, है ना, ये पथांतर मिल जाएगा। तो हमने यहां पर S2P माइनस S1P बराबर क्या? S2P माइनस S1P बराबर डेल्टा एक्स, यही पथांतर की वैल्यू है। लेकिन अब आइए त्रिभुज में जरा देखिए, यहां पर त्रिभुज S1 के S2 में त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो S1 के S2 से अगर हम कोण देखें, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब और इस समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो लंब डेल्टा एक्स पता है, कर्ण डी पता है। इसके लिए हम साइन थीटा को ले आएंगे, बहुत छोटे छोटे कोण बन रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू है डेल्टा एक्स और कर्ण की वैल्यू है स्मॉल टी। लंब की वैल्यू है डेल्टा एक्स, भैया देख लो चित्र में, लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब, और इस त्रिभुज में जो समकोण है यहाँ बिंदु K पर बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा ये लंबी S1 और S2 के बीच की दूरी D, ये कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण क्या हुआ? तो डेल्टा एक्स बटे D हो गया। ओके सर, तो यहां अगर हम पथांतर की वैल्यू निकालें तो पथांतर बराबर क्या आया? पथांतर डेल्टा एक्स बराबर आया D साइन थीटा। कितना आया? पथांतर D साइन थीटा के बराबर आया। यदि थीटा बहुत सूक्ष्म हो, यदि थीटा बहुत सूक्ष्म नहीं, यहां थीटा बहुत सूक्ष्म होता ही है, यहां थीटा सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, अरे बोर्ड, यहां थीटा अति सूक्ष्म होता है, अगर थीटा अति सूक्ष्म होता है तो पता क्या होता है? सुन लो ध्यान से, कि थीटा बराबर होता, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, साइन थीटा बराबर केवल थीटा के होगा, और ये tan थीटा के बराबर भी होगा, tan थीटा के बराबर होगा, cos थीटा के बराबर नहीं, cos में लेकिन माइनस आ जाता है क्योंकि वो वैल्यू नहीं लेना। sin थीटा बराबर थीटा के, थीटा बराबर tan थीटा के, थीटा बराबर tan थीटा के। अच्छा, इसका मतलब है यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? अतः d sin थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? d tan थीटा हो जाएगा, और d tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा। अतः d tan थीटा बराबर sin थीटा की जगह क्या? tan थीटा, इसके बराबर क्या? डेल्टा x। tan थीटा किसके बराबर है? थीटा के, तो d थीटा बराबर भी क्या? डेल्टा x। अच्छा, ये थीटा बराबर क्या होगा? यहां पर ध्यान देना, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, इससे जानना, लाल बटे कक्का से हमेशा याद रखना, ये sin के लिए, cos के लिए, tan के लिए। तो tan के लिए क्या आया? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा के लिए हम लोग जाएंगे त्रिभुज, अच्छा रुकना,
ये डी tan थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा के, थीटा बराबर tan थीटा के, तो डी की सीधे सीधे साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा। और चित्र में आएंगे प्यारे बच्चों, चित्र में ध्यान देंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ध्यान देंगे, चित्र में आते हैं। समकोण त्रिभुज अब ये वाला लेंगे PCQ, ये भी यहाँ कोण क्या बना रहा है, थीटा, तो PCQ, वो थीटा जो यहां बराबर है वो यहां बराबर, समरूप त्रिभुज हुए भैया, क्योंकि ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो S1P और क्या है, S1K S2 और PCQ ये समरूप है। यहां पर लिख दे रहा हूं समकोण त्रिभुज S1K S2 तथा समकोण त्रिभुज PCQ समरूप हैं, समरूप हैं। अतः tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहां पर लंब क्या, PC, आधार कितना, तो आधार QC, PC बटे QC, और PC बटे QC, PC की वैल्यू क्या है, YN, यही दूरी हमें चाहिए, और QC की वैल्यू क्या है, कैपिटल D, तो YN बटे कैपिटल D, YN बटे कैपिटल D, हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, D, और tan थीटा की जगह क्या लिखना है, YN बटे कैपिटल D, YN बटे में कैपिटल D बराबर में क्या, डेल्टा x। अब YN आपको चाहिए था दूरी NV फ्रिंज के लिए, NV अभी दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज ना बोलो, केवल फ्रिंज कोई भी हो सकती है, NV फ्रिंज के लिए, NV फ्रिंज के लिए क्या, YN बराबर, ये कैपिटल D उधर क्या, तो D, पथांतर उधर है डेल्टा x बटे में ये स्मॉल d डेल्टा x अपान में स्मॉल d। प्यारे बच्चों ये दूरी का सूत्र आया है, चौड़ाई का नहीं। अब वो दीप्त फ्रिंज बनेगी कि अदीप्त फ्रिंज बनेगी, इसकी दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। बताइए डेरिवेशन कैसा रहा, डेरिवेशन कैसा रहा, शानदार रहा कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, इसकी बात तो भाई कहीं अलग से थोड़ी ना आए हो, कोई आपको अलग से थोड़ी खाना परोसा जाएगा। सर सुनते क्यों नहीं हो आप, सबके सुनते हैं भाई, समझ में आ गया। इस जगह पे थोड़ा ध्यान देना कि साइन थीटा tan थीटा में बदला, समरूप त्रिभुज है, तो यहां पर S1K S2 और PCQ, इसमें इस सूत्र से नहीं निकाला गया लंब बटे आधार tan थीटा के लिए, बल्कि PCQ से निकाला गया tan थीटा के मान, क्योंकि ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा है, क्योंकि अभी बताया मैंने, ये कोण थीटा हुआ तो ये यहाँ वाली रेखा भी ये थीटा कोण बनाएगी, सब कुछ बताया। ये कोण थीटा तो ये 90 माइनस थीटा बना, क्योंकि ये टोटल 90 है इस रेखा के साथ, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा बचा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये तो थीटा ही होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, निकाल लो, वो तो पता ही है, इतना सब जानते हो, ठीक है। बताओ, मस्त गुरुजी, समझ में आ गया, खत्म हो गया ना, नहीं अभी बहुत पड़ा है। अब दीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, लेकिन बहुत आसान से, जितना मैंने दिमाग में आपके बिठा दिया है ना, उतनी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये किताब में डेरिवेशन देखोगे नहीं समझ पाओगे बच्चा पार्टी, नहीं समझ पाओगे, बहुत कोशिश करोगे तब भी नहीं समझ में आएगा, दिक्कत करेगा आपको। लेकिन अभी देखो मैं आप दीप्त फ्रिंज की, मतलब ये जो फ्रिंज बनी ये दीप्त होगी, कब अदीप्त होगी, अगर दीप्त फ्रिंज की दूरी पता करनी होगी तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे चौथी अदीप्त फ्रिंज चाहिए, चौथी अदीप्त फ्रिंज चाहिए, मतलब डार्क स्पॉट चाहिए चौथा, वो भी, तो सूत्र क्या होगा, ये तो दूरी का निकला है अभी, लेकिन एनवी फ्रिंज के लिए निकला, कोई भी हो सकती है एनवी फ्रिंज। अब एनवी फ्रिंज में अगर दीप्त फ्रिंज हो तब क्या होगा, तो अब असली सूत्र पे आते हैं, क्या, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, बताओ अब मजा आएगा। एनवी क्या, दीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, तो एनवी दीप्त फ्रिंज में क्या होता है, दीप्त फ्रिंज में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, तो संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, अतः संपोषी व्यतिकरण होता है, अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा x बराबर होता है n लैम्डा, याद करो, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, याद है। अगर ये होता है तो प्यारे बच्चों एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी के सूत्र से, ठीक है, क्या yn बराबर, तब yn बराबर क्या सीखे अभी, yn बराबर सीखे कि d डेल्टा x अपान में स्मॉल डी, d डेल्टा x अपान में स्मॉल डी, यही तो सीखे। चलो भैया डेल्टा x की वैल्यू रख देते हैं, तो d और इनटू में डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा अपान में स्मॉल डी। ये लैम्डा का हुआ, ये लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग की तरंग दैर्घ्य है, तरंग की तरंग दैर्घ्य है, तरंग की तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, याद रखना, वो प्रकाश तरंग है तो प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें सूत्र मिला बच्चा पार्टी yn, वो भी कौन सी, ब्राइट, तो ब्राइट यहां पर लिख दो, y ब्राइट, सफिक्स में छोटू सा y ब्राइट का सूत्र मिला, एनवी दीप्त फ्रिंज का सूत्र मिला,
एनवी दीप्त फ्रिंज का जो सूत्र मिला बच्चा पार्टी, वाई ब्राइट इज इक्वल टू एन, फिर ये कैपिटल का डी इंटू में लैम्डा अपान में स्मॉल डी, यही सूत्र होगा प्यारे साथियों किसका, एनवी दीप्त फ्रिंज। याद रखोगे, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि निम्न में से एनवी दीप्त फ्रिंज का सूत्र क्या होगा, तो ये सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एनवी दीप्त फ्रिंज का हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, एनवी अदीप्त फ्रिंज में के लिए क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे भैया वहां दीप्त फ्रिंज में संपोषी व्यतिकरण होता है। अदीप्त फ्रिंज कहां बनती है, जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, डार्क स्पॉट, विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होना चाहिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। अच्छा, यहां पर n बराबर क्या था, कंफ्यूज नहीं होना, पहले भी बता चुका हूं, n बराबर यहां 0 से शुरू होता है दीप्त में, लेकिन अदीप्त में विनाशी व्यतिकरण में 1 से शुरू होता है, तो n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। याद रखना, ठीक है, वहां 0 नहीं होता है, 1, 2, 3 0 कर दोगे गलत हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तब प्यारे साथियों हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तब जैसे यहां पर निकाले yn अपान में, yn की वैल्यू क्या देखे, yn बराबर देखे डी डेल्टा एक्स अपान में स्मॉल डी। इस सूत्र से हमें क्या डी डेल्टा एक्स के लिए क्या लिखना है, 2n - 1 लैम्डा बाई 2, लेकिन बटे में ये भी तो है स्मॉल डी, तो 2d लिखेंगे आगे चल के। तो यहां पर लिख देते हैं क्या बच्चा पार्टी, जैसे ये एनवी दीप्त फ्रिंज है वैसे ही हम लोगों को अगला सूत्र मिल जाएगा, एनवी अदीप्त फ्रिंज का सूत्र मिल जाएगा, एनवी अदीप्त फ्रिंज का सूत्र मिल जाएगा, जिसे हम लोग लिखेंगे वाई डार्क, लिखेंगे क्या लिखेंगे, वाई डार्क। और वाई डार्क की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये ठीक उसी प्रकार इसको भैया पहले n वाला 2n - 1 ब्रैकेट बना लो, डी के साथ में कैपिटल लैम्डा, तो डी लैम्डा अपान में क्या रहेगा, 2d रहेगा, 2d। यही प्यारे बच्चों क्या हो गया, अदीप्त, एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र हो गया। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वाई डार्क, सर छुट्टी कीजिए ना, बहुत पिटाई कर दूंगा, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। नोट कर लो इसे, समझ में आ गया, बहुत अच्छा साफ सुथरा डेरिवेशन हमने किया भैया, राइटिंग का विशेष ध्यान रखा है मैंने, और इसलिए मैं राइटिंग को आपको प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं तो राइटिंग पर भी काम करना होगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो भैया राइटिंग पर भी आपको भी काम करना ही होगा। ठीक है, आपको भी काम करना होगा, ठीक है, आपको भी काम करना होगा। चलो अब हम लोग फ्रिंज चौड़ाई का अब सूत्र प्राप्त करते हैं, क्या, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र। तो चलिए, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र जो कि समान होता है, दोनों के लिए समान होता है, चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र मतलब फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। अब इसे दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, फ्रिंज तथा दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज से किसी के भी लिए निकालो। अब इस पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बात प्यारे बच्चों, ये है केंद्रीय फ्रिंज, ध्यान देंगे, ये पॉइंट सी पर क्या है बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज है। अब केंद्रीय फ्रिंज से आप बच्चा पार्टी यहां कहीं पर ध्यान सुनना, केंद्रीय फ्रिंज से यहां कहीं पर आप दीप्त फ्रिंज प्राप्त मतलब इसकी चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हो। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, मान लो इस दीप्त फ्रिंज की आप चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हो, ठीक है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हो, तो मैं इसके मान लो इसके ऊपर जो दूसरी होगी दीप्त अदीप्त, क्योंकि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती, समान होती है, लेकिन जो इसके बाद वाली दीप्त फ्रिंज होगी तो उसके बीच में एक स्पेस होगा। ठीक है, मान लो बीच में अदीप्त होगी, लेकिन अदीप्त और दीप्त के बिल्कुल मिड से, बिल्कुल किधर, मिड से, तो ये हो गई हमारे लिए क्या, एनवी दीप्त फ्रिंज, कोई भी हो, चौथी हो पांचवी हो। मान लो आपको छठवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है, तो कैसे, छठवीं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालना है, तो सातवीं दीप्त फ्रिंज में
छठवीं वाला घटा दोगे, हाँ 7वीं दीप्त फ्रिंज में 6वीं वाला घटा दोगे, ये क्या हो गया n+1वीं, ये क्या है n+1वीं। n वाली में n+1 वाला n+1 में n वाला घटा दोगे तो ये चौड़ाई आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? क्या आपको ये चौड़ाई मिल जाएगी? ये क्या हुई? चौड़ाई हुई, ये चौड़ाई हुई, ठीक है। चौड़ाई का सूत्र ये प्राप्त करना है, ठीक है। तो दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए, दोनों के लिए हम लोग चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रिंजों की दूरी हम लोग कहां से लेंगे? फ्रिंजों की दूरी, फ्रिंजों की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से लेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से लेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से लेंगे। पहले हम लोग दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई का सूत्र निकाल लेते हैं, फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला दीप्त फ्रिंज के लिए दोनों से निकाल सकते हैं, इसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इसे या फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र दीप्त तथा अदीप्त दोनों में से किसी भी एक प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र समान ही आता है, सूत्र समान ही होता है, समान ही होता है। चलो बात समझ गए। तो पहला हम लोग किसके लिए हल करेंगे बच्चा पार्टी? दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंज के लिए हमें क्या निकालना है? yn+1, या पहले yn के लिए लिख लो, nv फ्रिंज के लिए, nv फ्रिंज के लिए yn बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं n d लैम्डा अपान में स्मॉल d। n+1v फ्रिंज के लिए भाई हमने क्या कहा? n+1v में nv घटा दो तो वैल्यू मिल जाएगी चौड़ाई की। तो yn+1 बराबर n की जगह क्या लिखना है? n+1 बटे इंटू में d लैम्डा अपान में स्मॉल d। अच्छा इसको गुणा करा दें, इसका गुणा करा दें, कोई दिक्कत? इसको गुणा करा दीजिए d लैम्डा n का। तो d लैम्डा n पहले रहेगा भैया, n में d लैम्डा अपान में d का गुणा हुआ d मिला, प्लस 1 का गुणा हुआ तो 1 का, तो d लैम्डा अपान में स्मॉल d ही होगा। चलो हम लोग तो भाई जानते हैं कि चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होगा, फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी उसे हम लोग किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओहो, W से लिखते हैं। W बराबर आएगा प्यारे बच्चों yn+1 माइनस yn। हमने कहा n+1 में nवीं वाली घटा दो तो वैल्यू देखो क्या होगी, ध्यान देना। n+1 वाली वैल्यू ये है n d लैम्डा अपान में स्मॉल d प्लस d लैम्डा अपान में स्मॉल d, और माइनस करना है ये वाली तो माइनस n d लैम्डा अपान में स्मॉल d। क्या वैल्यू बच रही है भाई? ये n d लैम्डा अपान में स्मॉल d, n d लैम्डा अपान में स्मॉल d से कैंसिल आउट हो गया। हमें मिला बच्चा पार्टी W इक्वल टू, इसको हल करने पे आया कितना? केवल d लैम्डा अपान में स्मॉल d। तो प्यारे बच्चा पार्टी यही हुआ चौड़ाई का सूत्र, यह फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, यह फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। आप कैसे भी इसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर चाहें तो अदीप्त फ्रिंज के द्वारा भी इस सूत्र को प्राप्त किया जा सकता है। सर इससे अच्छा मैथ है प्यारे बच्चों, मैं क्या बताऊं, फिजिक्स बहुत आसान है। और आपको बता दूं पूरी मैथमेटिक्स जो बनी ज्यादातर गणनाओं को करने के लिए फिजिक्स में ही यूज हुआ, मतलब फिजिक्स के ही डेरिवेशंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी अवकलन आई। वेक्टर भी पढ़े हो गए इंटर में, वेक्टर भी इसीलिए आया, सदिश का सही कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है, तो उस तरह के फार्मूलाज जो आए वो मैथमेटिक्स में इसीलिए आए। आप अगर अवकलन समाकलन पढ़े, फिजिक्स के डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए आया, वो तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी क्वेश्चन निकालिए, समाकलन x³/3/5, वो तो प्रैक्टिस है आपकी। यूज कहां हुआ? फिजिक्स में यूज हुआ। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है फिजिक्स में। आप चाहे ट्रांसमीटर बना रहे, छोटी सी कैलकुलेशन करना है तो भैया किसको लाओ? अवकलन समाकलन को लाओ। ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी ज्यामितीय क्रियाओं को हल करने के लिए
सब चीज आप उठाओगे किसी न किसी कैलकुलेशन से, फिजिक्स से रिलेट ही करें, ठीक है। तो मैथ से तो ऑलरेडी ये है, यहाँ पर दिक्कत बायो वालों को होती है, लेकिन ना, बायो वालों से टक्कर मत लेना, एक इंजेक्शन लगाएंगे सारी फेकड़ी बाहर आ जाएगी, है ना। छुट्टी कीजिए, अभी बताता हूँ छुट्टी के दीवानों। सर आप बोलते हैं पेंसिल से पिक्चर मतलब चित्र बनाना, हर चित्र पेंसिल से ही बनाना, लेकिन यहाँ पर कलर का थोड़ा सा दिक्कत है ना, सरंग तथा गर्त को पहचानने में, या तो फिर सरंग को डॉटेड लाइन से ऐसे खींचना। पेंसिल से बनाना चित्र सबसे साफ सुथरा होता है, पता लगे पेन से बनाया गलत हो गया, इसलिए पेंसिल से बनाना। तो सरंग को पूरा प्लेन लाइन से, गर्त को टिक 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 डॉटेड लाइन से दिखा देना, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा देना। सर अब रहने दीजिए, बहुत पीटे जाओगे, कसम से बता रहे हैं बहुत पीटे जाओगे। अभी हम लोग क्या अदीप्त फ्रिंज के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं, अदीप्त फ्रिंज के द्वारा भी इसको प्रूफ कर लेते हैं, अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। जननी मैया कसम, जब तक पूरे इस टॉपिक को खत्म नहीं कर लूंगा तब तक। आज का टॉपिक हमारा था ना फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करना, बस बीच में हमने थोड़ा बहुत मोटिवेशन की भी आपसे बात कर ली थी, और क्या था, आपसे हमने बीच में मोटिवेशन की बात कर ली, और कुछ तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं था भाई, ठीक है, और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं था। इसमें भी वही एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए वही काम करना है ना। तो हम लोग क्या, एनवी अदीप्त के लिए सूत्र क्या होगा, एनवी अदीप्त फ्रिंज का सूत्र है वाई एन इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई, लैम्डा बाई खाली है ना, नहीं, कैपिटल डी लैम्डा अपान में 2d। देख लो देख लो देख लो, कहाँ गया अदीप्त फ्रिंज खाली, हाँ 2n-1 डी लैम्डा अपान में 2d, तो 2n-1 डी लैम्डा अपान में 2d। सर वेरी गुड। n+1v अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, yn+1 बराबर में, यहां देखो 2 n की जगह क्या कह रहे हैं, अब n+1 रखो, तो n की जगह n+1, ऐसा नहीं रख देना कि n+1 केवल आगे रख दो, 2 को रहने दो, केवल n के गुणा में रखो, नहीं, पूरे n की जगह n+1, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 ब्रैकेट बंद, d लैम्डा अपान में 2d। इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा, yn+1 बराबर आएगा, देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n, फिर 2 का 1 में तो 2 + 2, माइनस का ये क्या है 2 है, सही बोल रहा हूँ ना, 2n × 2, माइनस का 1 है तो 2 का लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे हम माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, ये देखिए माइनस का 1 है बाबू, यहाँ पे माइनस का 1 है 1, तो 2n प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ब्रैकेट बंद करिए, डी लैम्डा अपान में 2d, ध्यान देंगे 2n + 2 - 1 लिखा है, तो यहाँ पर आगे बचेगा ब्रैकेट में 2n, और +2 में 1 घट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, इंटू का डी लैम्डा अपान में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग सीधे कोणीय क्या फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र कैसे मिलेगा, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होगा W बराबर yn+1 - yn के बराबर होगा, yn+1 की वैल्यू ये रही 2n+1। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट गुणा करा दूं, डी लैम्डा इसका 2n में गुणा, तो 2n डी लैम्डा अपान में 2d, फिर प्लस 1 में इसका गुणा डी लैम्डा अपान में 2d, फिर माइनस में yn की वैल्यू ये रही क्या 2n, और इसका गुणा कराओ सीधे, नहीं समझ में आ रहा है, रुको हम पहले यही लिख देते हैं, नहीं कहोगे सर बहुत जल्दबाजी में, 2n+1 डी लैम्डा अपान में 2d, भगो नहीं बता रहे हैं, एग्जाम में हमको बस फोड़ना है, वो फोड़ने वाले तुम लोग हो, हम तो सिर्फ बताने वाले हैं। सर हम एग्जाम में छोड़ के आएंगे क्योंकि मुझे पता है हम बीच में लटक जाएंगे, कुछ नहीं लटकोगे यार, क्या बात कर रहे हो, इतना साथ निभाना साथिया, एकदम पॉजिटिव वे में हम लोग काम कर रहे हैं, और आप लोगों की इसको सीखने के लिए ऐसा बोलते हुए सर बीच में छोड़ाएं, कितना बड़ा डेरिवेशन हो गया बताओ, कहाँ तभी पहुंचे, इससे बड़े करवा चुका हूँ ऑलरेडी डेरिवेशन, और उसमें नहीं कभी दिक्कत हुई, इसमें दिक्कत होने लगी, बल्कि कितना खूबसूरत, कितने बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं सर ये बिल्कुल अच्छा है, मतलब मुझसे हो जाएगा, है ना, तो बहुत आसान है, बस टॉपिक बाई टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाओ, बढ़िया सा मस्त सा डेरिवेशन है, या 2n+1 डी लैम्डा अपान में 2d। अरे भाई ये डेरिवेशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है, मैंने कहाँ पर समाप्त कर दिया, यहाँ पर मैंने कहा ना फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र समान होता है, चाहे इससे दीप्त से निकाल लो, या दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए या निकाल लो, तो इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी yn+1 की, फिर माइनस yn है, yn की वैल्यू ये रही, माइनस टोटल क्या है 2n-1 और इंटू का डी लैम्डा अपान में 2d। चलो मल्टीप्लाई कराओ, सही से हल करो, W बराबर क्या मिलेगा, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, तो 2n डी लैम्डा अपान में 2d प्लस इसमें गुणा हुआ तो डी लैम्डा अपान में 2d, क्योंकि 1 से गुणा वही आएगा, फिर माइनस लगाओ, इसका ब्रैकेट के अंदर के दोनों पदों में गुणा तो 2n डी लैम्डा अपान में 2d,
फिर -1 में गुणा डी लैम्डा का होगा, लेकिन ये भी तो माइनस के अंदर गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस डी लैम्डा अपान में 2d। क्या से क्या मरा, देखो 2n डी लैम्डा अपान में 2d, 2n डी लैम्डा अपान में 2d, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों हो गए बर्बाद। ये बचा यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 मतलब डी लैम्डा अपान में 2d, ये भी डी लैम्डा अपान में 2d। तो दो बार कोई चीज हो तो जुड़ करके क्या बनेंगी भाई, 2 से गुणा कर दो, वही चीज दो क्या है, 2 बार है डी लैम्डा अपान में 2d, प्लस के ही तो डी लैम्डा अपान में 2d, 2 से 2 मर गया, तो W बराबर क्या आया, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। डी कैपिटल डी जो है वो दोनों फ्रिंजों के पर्दों के बीच की दूरी, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की, डी लैम्डा अपान में डी, यहां भी क्या यही आया था, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। तो इसका मतलब है जो मैंने बताया कि दीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र समान होता है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए, समझ गए बच्चा पार्टी, ठीक है, ओके गुरुजी, समझ गए समझ गए समझ गए, समझ गए, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब हम लोगों को बस एक टॉपिक और पढ़ लेना है बस एक टॉपिक और इसी से जुड़ा हुआ अलग से प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछ लेता है, प्रश्न है कोणीय चौड़ाई का, कोणीय चौड़ाई का व्यंजक, कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त। अरे भाई, बड़े भाई का कहना नहीं मानोगे, हाँ बड़े भाई का कहना नहीं मानोगे, बताओ आज अपने एंजॉय सर भैया, नहीं मैं कहना मानोगे, हाँ समझ रहे हो, 5 नंबर के लिए इतना, बहुत पीटे जाओगे, सुन लो। अच्छा, कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये 2 नंबर में आता है, 2 अंक में आ सकता है, और 1 अंक का ऑब्जेक्टिव ढेर सारा बन सकता है क्योंकि सूत्र इसका इंपॉर्टेंट है। तो कोणीय चौड़ाई प्यारे बच्चों क्या होगी, चित्र से अगर आप उसी चित्र में जाएंगे, अगर जो आपने ये वाला देखा फिगर, कौन सा भाई, मैं बोर्ड से हटा ही रहूं तो आपको ज्यादा समझ में आए कहाँ गया, ये वाला, तो इसमें कोण के बराबर जो tan थीटा के लिए था, है ना, उसकी कोणीय स्थिति आपको बतानी, किसी भी फ्रिंज की दीप्त हो या अदीप्त हो, दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति बतानी होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की, अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति हम लोगों ने देखा, सूत्र था tan थीटा बराबर yn अपान में, yn अपान में कैपिटल डी था ना, yn, अरे लंब बटे आधार याद करो, अभी पहले लिख चुके हो, तो ये थीटा बराबर भी तो yn अपान में कैपिटल डी ही होगा, थीटा बराबर भी तो क्या होगा, yn अपान में कैपिटल डी होगा। और yn एनवी फ्रिंज के लिए, अगर मैं एनवी फ्रिंज की सूत्र के लिए कहूं, एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी, अब वो दीप्त हो अदीप्त कोई भी हो सकती है, एनवी फ्रिंज के लिए तो थीटा बराबर, क्योंकि सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है, तब सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है, अतः एनवी फ्रिंज के लिए थीटा बराबर yn बटे डी, मतलब tan हटी गया, केवल थीटा, yn बटे डी। yn की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, कहां गया yn बराबर डी डेल्टा एक्स अपान में स्मॉल डी, डी अब ये ब्राइट के लिए है और ये डार्क के लिए है। वैसे हम लोग क्या निकाले थे, ओहो, डी डेल्टा एक्स अपान में स्मॉल डी, है ना, डी डेल्टा एक्स अपान में स्मॉल डी। अब इसमें आप दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए अलग अलग सूत्र निकाल सकते हैं। ओहो, कहाँ चले गए, ये कोणीय चौड़ाई एनवी, अगर हाँ एनवी फ्रिंज के लिए ये सूत्र हो जाएगा, याद रखेंगे ये सूत्र हो जाएगा। अब अगर दीप्त फ्रिंज की चर्चा होगी, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, थीटा बराबर, थीटा ब्राइट, थीटा ब्राइट, थीटा ब्राइट बराबर क्या होगा, yn की वैल्यू n डी कैपिटल लैम्डा अपान में स्मॉल डी होल अपान कैपिटल डी लिखा हुआ है। ई कैपिटल डी से क्या होगा, कैपिटल डी मर जाएगा, क्या आएगा बराबर में आएगा n लैम्डा अपान में स्मॉल डी, n लैम्डा अपान में स्मॉल डी। ब्राइट के लिए बता रहे हैं, ब्राइट के लिए निकाल सकते हो, और चौड़ाई बताना है, कोणीय चौड़ाई का, कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई अगर दीप्त के निकालो चाहे अदीप्त के लिए निकालो, दोनों के लिए समान होगा, n प्लस 1v दीप्त के लिए, दीप्त के लिए तो थीटा n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 रख दीजिए, n प्लस 1 लैम्डा अपान में डी, n प्लस 1 लैम्डा अपान में डी। तो कोणीय चौड़ाई, जो कोणीय चौड़ाई होगी, कोणीय चौड़ाई थीटा s से लिख ले रहे हैं, थीटा s बराबर
थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, ये वैल्यू है n प्लस 1 लैम्डा अपान में d बराबर का, सॉरी बराबर नहीं, माइनस ये क्या है, थीटा n की वैल्यू है n लैम्डा अपान में d। हल करेंगे ये मिलेगा थीटा s बराबर n, इसमें गुणा कराइए n लैम्डा अपान में स्मॉल d, फिर प्लस 1 में गुणा तो लैम्डा अपान में स्मॉल d, फिर ये तो लिखा ही हुआ है माइनस n लैम्डा अपान में स्मॉल d, तो n लैम्डा अपान में स्मॉल d, n लैम्डा अपान में स्मॉल d कैंसिल आउट, थीटा s बराबर लैम्डा अपान में स्मॉल d। यही हो जाएगा प्यारे साथियों किसका, कोणीय चौड़ाई का सूत्र, कोणीय चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा। कोणीय चौड़ाई का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब हो गया हम लोगों का आज का ये कॉन्सेप्ट खत्म, लगभग मतलब पूरा टॉपिक व्यतिकरण का खत्म हो चुका है। आगे विवर्तन और ध्रुवण इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे और उसमें आप सभी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो प्यारे बच्चों 1 घंटा होता है, 2 घंटा के लगभग अगर पढ़ाई हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा 45 मिनट लगभग क्लास चल चुकी है, 40 मिनट तो बहुत अच्छा ही है हम लोगों के लिए, थोड़ा बहुत सर लालची टीचर हैं, लालच तो मुझे है, पढ़ाने का बहुत शौक है, ठीक है, पढ़ाने का बहुत शौक है सर। डार्क के लिए भी ठीक ऐसे ही निकाल सकते हैं, जो डार्क के लिए फार्मूला है यहाँ पर, जैसे दीप्त फ्रिंज के लिए हमने निकाला, ये तो सबके लिए वाई एन अपान में डी। आप अदीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ पर रख करके, जैसे मैंने अभी कोणीय चौड़ाई का प्यारे बच्चों दोनों तरीके से सूत्र बताया ना, सॉरी फ्रिंज चौड़ाई के लिए दीप्त फ्रिंज के द्वारा भी निकाला यही आया, अदीप्त फ्रिंज से भी निकाला यही आया। ठीक वैसे ही कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करने के लिए दीप्त फ्रिंज से भी निकाल सकते हैं और अदीप्त फ्रिंज से। मैंने दीप्त से निकाल दिया, अदीप्त से ना निकालो, इतना भी काम नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार मैंने दीप्त से बता दिया, एक को मैंने बता दिया ना 2 तरीकों से, चौड़ाई का सूत्र जो है दीप्त अदीप्त दोनों से बता दिया। आप कोणीय चौड़ाई को मैंने दीप्त से बता दिया, क्योंकि इसको अदीप्त से बताएंगे, फिर वही आयना सूत्र यही है, बस यहाँ जो डी लैम्डा अपान में डी लिखा है बाई एन की जगह, वो क्या रहेगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2d। वही हल करेंगे कट जाएंगे वैल्यू, यही आएगा लैम्डा अपान में डी, सिंपल है। तो प्यारे बच्चों परेशान मत हो और ये डेरिवेशन को कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लिए क्लास में इतना ही, और आप सभी मेरे साथियों का, मेरे छोटे भाई बहनों का इस क्लास में भरपूर सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों बस एक दिन ये जंग जीतनी है ना, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठुकरे कहती हैं पल पल मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। प्यारे साथियों आप सभी का ये प्यार देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एप्लीकेशन में जब सेपरेट हम लोगों की अलग क्लासेस चलती हैं तो अच्छे से हम लोग कंटेंट को समझ पाते हैं और पूरी प्लानिंग आपको हम शेयर कर पाते हैं, हम लोगों को कैसे मेहनत करनी है, कैसे तैयारी करनी है। एक बच्चे क्रैश कोर्स के बारे में बोल रहे थे, है ना, क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों जल्द ही आएगा। क्रैश कोर्स आपका सितंबर में ही लॉन्च हो जाएगा। कुछ फी भी होगी सेपरेट क्लासेस चलने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन का एक अलग चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम बच्चे इनरोल हो जाते हैं। एक बहुत कम शुल्क होगी जिसमें आप सभी को क्रैश कोर्स से जोड़ा जाए, ठीक है। क्रैश कोर्स का फी बहुत ही कम रखा जाएगा और उस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आप बुक भी परचेज कर पाएंगे। बुक जो होगी उस बुक से आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, जो क्रैश कोर्स में हम लोग करवाएंगे क्वेश्चन, उनको आप पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बुक को रीड करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। अर्थात अगर 95% प्लस लाना है प्यारे बच्चों, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो उससे कम प्राइस पर आपको क्रैश कोर्स की एक बुक आएगी टारगेट बोर्ड को, जिसके पढ़ करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, जितना सिलेबस पढ़ाया गया उसे ये नहीं, क्रैश कोर्स इसलिए नहीं होता कि 95% प्लस आ ही जाएंगे। क्रैश कोर्स उन बच्चों को बूस्ट कर देता है जो बच्चे एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे, क्रैश कोर्स करके अच्छे अंक ला सकते हैं। 80%, 85%, 75% अंक आ जाते हैं। और जो बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे हैं उनको 95% ला करके करीब खड़ा कर देता है कि भाई आपने मेहनत की थी, ये लीजिए अब आपके लिए उपहार रहे। अर्थात वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस की तैयारी करवा दी जाती है क्रैश कोर्स के भीतर, जिससे 95% लाने का सफर आसान हो जाता है। तो क्रैश कोर्स ये मतलब महत्व रखता है। तो क्रैश कोर्स जो आएगा उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सेपरेट क्लासेस जो एप्लीकेशन पर चलेंगी उसके लिए ही, नहीं तो भाई यूट्यूब पर तो क्लासेस चलती हैं और यूट्यूब पर आप लोग जानते हैं भाई वहां पर क्लास लेना मतलब बस हो गई, एक उन बच्चों के लिए भी लाभ मिल जाता है जो वास्तव में नहीं परचेस किए हैं या बस जुड़ने के लिए बच्चों के पास अधिकतम बच्चे बिहार के बच्चे सीख सकें, पढ़ सकें। लेकिन जो एप्लीकेशन का खर्च है उस हिसाब से भाई क्रैश कोर्स की बहुत कम रखी जाएगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों विदा लेता हूं, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, है ना। सर से बोल के मैं क्रैश कोर्स की बहुत कम फी ही रखने के लिए बोलूंगा सर से, भाई क्रैश कोर्स की फी जो हो वो कम ही रहे, जिससे कि हर एक बच्चा परचेज कर सके, है ना। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास से विदा लूंगा और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल के क्लास में। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।